बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 12वीं का फर्स्ट चैप्टर साझेदार के फर्म का सिद्धांत जो कि भाग 3 है, इसमें हम देखेंगे कि साझेदार के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है कि साझेदार फर्म के जो साझेदार हैं उनका जो भी हिसाब किताब किया जाता है वो पूंजी खातों के माध्यम से ही किया जाता है। वो कितनी पूंजी ला रहे हैं, कितनी पूंजी निकाल रहे हैं, अगर ब्याज दे रहे हैं पूंजी पर तो वो क्या होगा, आहरण है और उस पर अगर ब्याज दे रहे हैं, बोनस है, वेतन है, कमीशन, तो इन सारी चीज़ों की प्रविष्टि किसमें की जाती है, साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से की जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूंजी खाते बनाने के दो प्रकार से यहाँ पर पूंजी खाते बनाए जाते हैं। एक है स्थिर पूंजी पद्धति से और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्थिर पूंजी पद्धति से कैसे साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत पूंजी हमेशा स्थिर रहती है, किसी भी प्रकार का कमी या ज्यादा पूंजी में नहीं की जाती है। साझेदारी के अवधि में जो भी पूंजी लाई जाएगी उसमें ना तो किसी प्रकार की कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। अपरिवर्तनशील पूंजी खाता कहा जाता है। इस खाते का क्रेडिट शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है और अगर डेबिट शेष दिखा रहा है तो वो चिट्ठे के एसेट्स साइड में या फिर संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो भी फॉर्मेट है वो इस प्रकार से होगा। दिनांक, विवरण, अ ब से मतलब ये कि साझेदार हो सकते हैं अ ब स या किसी नाम से भी हो सकते हैं, तो उनको अपन यहाँ लिखेंगे। उसके अलावा सेम वैसे ही वहाँ पर बनेगा विवरण, दिनांक, विवरण, अ ब स, जितने भी साझेदार हैं उतने कॉलम्स बना लिया जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ साझेदार का पूंजी खाता है, इसमें सिर्फ पूंजी की एंट्री होगी, कितनी पूंजी शेष थी, शेष जो लाया गया वो। उसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त पूंजी है, ला रहा है साझेदार, उसकी एंट्री, या फिर कोई पूंजी वो निकाल रहा है तो उसकी एंट्री। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे शेष लाया गया, अगर पिछला कोई शेष है साझेदार का वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, अ और ब के कॉलम में डाल देंगे। उसके अलावा अगर वो अतिरिक्त पूंजी लेकर आ रहा है तो या तो बैंक के माध्यम से होगा या फिर रोकड़ के माध्यम से, तो बैंक या रोकड़ खाते को ब्रैकेट में डाल देंगे अतिरिक्त पूंजी खाता। उसमें जो भी अतिरिक्त पूंजी वो लेकर आ रहा है उसकी एंट्री। अब यहाँ पर आ जाएंगे विकलन वाले पक्ष में, जिसमें अगर वो पूंजी निकाल रहा है, कोई ठहराव हुआ है कि पूंजी निकाल सकता है या फिर लोन के माध्यम से जो भी पूंजी निकाल सकता है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। बैंक रोकड़ खाते से अ जितना निकालेगा उतना, ब जितना निकालेगा उतना। उसके बाद शेष निकाला गया, अगर पूरा बैलेंस करने के बाद जो भी शेष आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। शेष निकाला गया मतलब आंतरिक राशि कहलाएगी ये। तो ये क्या था, अपना साझेदार का पूंजी खाता था। अब हम देखते हैं कि साझेदार के चालू खाते, साझेदार के चालू खाते में जो पूंजी लाता है उसकी एंट्री, जो भी साझेदार पूंजी ला रहे हैं उसकी एंट्री नहीं होगी। उसमें सिर्फ ये एंट्री होगी कि पूंजी पर ब्याज है तो उसकी एंट्री, आहरण है वो, आहरण पर ब्याज, बोनस, कमीशन इत्यादि जो भी होगा, पूंजी के अलावा जो भी होगा उसकी एंट्री किस में करेंगे, उसका लेखा हम करेंगे साझेदार के चालू खाते में। चालू खाते का फॉर्मेट इस प्रकार से है, जैसे अपन ने पूंजी साझेदार के पूंजी खाते का बनाया था वैसे ही रहेगा फॉर्मेट। उसमें जो मद हैं वो अलग हो जाएंगे। सबसे पहले शेष लाया गया, अगर पिछला कोई शेष है ला रहा है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे शेष लाया गया अ में, और ब में प्रारंभिक शेष भी बोल सकते हैं हम उसको। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर ब्याज है कुछ भी जो हमने निकाला होगा कैलकुलेशन करके, तो पूंजी पर ब्याज अ का कितना होगा, ब का कितना होगा, उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद अगर वेतन ला रहा है, अगर दोनों साझेदार ला रहे हैं तो दोनों के कॉलम में डालेंगे, और अगर एक ला रहा है तो एक के कॉलम में। सेम वैसे ही कमीशन, अगर कमीशन दिया है या गणना करना है तो गणना करके निकालेंगे कमीशन और दोनों के कॉलम में डाल देंगे अमाउंट जो भी है। उसके बाद अगर बोनस बोल रहा है तो बोनस की एंट्री करेंगे, और लाभ हानि खाते से अगर लाभ है तो उसको हम समाकलन साइड में लिखेंगे, लाभ हानि खाते को ब्रैकेट में डाल देंगे लाभ, और अ और ब जो भी रहेगा उनके में डाल दिया जाएगा। अब विकलन वाले पक्ष में आते हैं। शेष लाया गया मतलब प्रारंभिक शेष, अगर मान लीजिए यहाँ का शेष है तो हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद अगर वो आहरण कर रहा है तो आहरण खाते से जो भी आहरण है अ का अ में जाएगा, और जो भी आहरण ब का है ब में जाएगा। फिर उसके बाद आहरण पे ब्याज, अगर आहरण पर ब्याज निकालने को बोला है तो वो कैलकुलेशन करके गणना करके आहरण पर ब्याज निकालकर अ के कॉलम में और
ब के कॉलम में डालेंगे। उसके बाद लाभ हानि खाते से, मतलब ये कि हानि, अगर लाभ हानि नियोजन खाते से कोई हानि हो रही है तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी, लाभ हानि खाते से, और ब्रैकेट में डाल देंगे हानि, जिससे समझ में आएगा कि ये हानि है, तो अ और ब के कॉलम में डाल दिया जाएगा। लास्ट में देखेंगे कि पूरा टोटल करने के बाद अगर यहाँ हमारा शेष निकल रहा है तो हम यहाँ पे शेष निकाल देंगे, शेष निकाला गया जो भी रहेगा ब्रैकेट में वो डालेंगे, यहाँ पर कॉलम में डाल देंगे। फिर सेम अगर यहाँ पर शेष निकल रहा है तो शेष निकाला गया करके ए और बी में यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, मतलब कि स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदार के पूंजी खाते इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी खाता कैसे बनाते हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें यह है कि इसके अंतर्गत इसमें अलग से साझेदारों का पूंजी खाता नहीं बनाया जाता है। समस्त जो भी व्यवहार हैं, जो सारे के सारे अगर संबंधित जो भी व्यवहार हैं, लेखा है, वो सारे एक ही खाते में किया जाता है और उसको बोलते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। इसमें पूंजी बदलती रहती है, पूंजी परिवर्तनशील रहती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील पूंजी खाता बोला जाता है। इसमें साझेदार जितने भी पूंजी लाएगा वो आहरण कर रहा है तो आहरण, अगर आहरण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, और अगर बोनस, कमीशन, जितने भी एंट्रीज, जितने भी लेखे हैं वो सारी एक ही अकाउंट में, एक ही खाते में किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि प्रति वर्ष इसमें पूंजी परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तनशील रहता है, इसलिए इसको इसीलिए इसको परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है कि परिवर्तनशील है कि स्थायी पूंजी है, तो यह माना जाएगा कि इसकी जो पूंजी है वो हमेशा परिवर्तनशील ही रहती है। आइए हम परिवर्तनशील पूंजी खाते का प्रारूप देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले परिवर्तनशील पूंजी खाता, उसमें अपन लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते, और अगर किसी प्रकार का शेष है तो शेष लाया गया, क्योंकि इसमें पूंजी खाता और चालू खाता दोनों को एक साथ मर्ज करके बनाया जाता है, इसलिए सबसे पहले शेष लाया गया। अगर किसी प्रकार का कोई शेष है तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा, दोनों ए, अ और ब में। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर ब्याज है, अ का, ब का, जितना भी है, पूंजी पर ब्याज का लेखा किया जाएगा। उसके बाद वेतन है तो वेतन, जितना भी वेतन होगा, वेतन खाते को उसके बाद उसको अ और ब में लिखेंगे। उसके बाद अगर कमीशन है तो कमीशन खाते को जितना भी होगा अ और ब में लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद अगर लाभ हानि, किसी प्रकार का लाभ आ रहा है तो लाभ और हानि, प्रॉफिट डाल देंगे ब्रैकेट में ताकि क्लियर हो जाए कि ये लाभ है, तो अ और ब के खाते में फिर से इसको लिख दिया जाएगा। और अगर बोनस है तो बोनस खाते को, उसके बाद यहाँ पर अ और ब में जितना भी बोनस है वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं विकलन वाले पक्ष में। विकलन वाले पक्ष में अगर आहरण किसी प्रकार से किया गया है तो आहरण खाते से अ और ब में जो भी अमाउंट है, जो भी आहरित राशि होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। और अगर क्वेश्चन में दिया है आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज खाते से अ और ब का जितना भी है, अगर निकाल के दिया है तो वो, और अगर निकालने को बोला है तो गणना करके उसके बाद यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद लाभ हानि खाते से अगर हानि हुई है तो यहाँ पर लाभ हानि खाते से ब्रैकेट में अगर हानि लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये हानि है, और जितना भी अमाउंट है अ और ब में लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगर जो भी माइनस करने के बाद जो भी शेष राशि आएगी, अगर इधर आ रही है शेष राशि तो शेष निकाला गया जो भी है अ और ब में, और अगर विकलन पक्ष में आ रही है तो शेष निकाला गया बोल के अ और ब में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तनशील पूंजी खाते में साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं वो इसके माध्यम से अपन बना सकते हैं। एक्स और वाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000, 50,000 रुपए की पूंजी से साझेदार हैं। अब इस सारणी में जो दिया है उसके हिसाब से 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई। एक्स ने 15,000, वाई ने 10,000। पूंजी पर वार्षिक दर से ब्याज 6% दोनों को। वर्ष में किए गए आहरण एक्स का 1500, वाई का 1000। वेतन सिर्फ एक्स को मिलेगा 1000। कमीशन दोनों के लिए है, एक्स का है 500 और वाई का है 350। वर्ष में हानि का भाग 3000 और 2000। आहरण पर ब्याज एक्स का 90 रुपए और वाई का 60 रुपए है। उक्त विवरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में कीजिए जबकि पूंजी स्थिर हो और दूसरा पूंजी परिवर्तनशील हो।
जैसे कि इस प्रश्न में दिया है कि x और y दो साझेदार हैं, जिसमें से x की पूंजी 75,000 है और y की पूंजी है 50,000 और उस पर उनको ब्याज देना है 6%। इसके अलावा अतिरिक्त पूंजी लेकर आ रहे हैं जो 1 जुलाई 2010 को x लेकर आ रहा है 15,000 और y लेके आ रहा है 10,000। इसके अलावा प्रश्न में दिया है कि आहरण कर रहे हैं दोनों x और y, x कर रहा है 1,500 रुपये और y कर रहा है 1,000 रुपये। वेतन जो सिर्फ x को मिलेगा 1,000 के हिसाब से और कमीशन जो दोनों को मिल रहा है, x को भी मिल रहा है और y को भी मिल रहा है। तो x को मिल रहा है 500 रुपये और y को मिल रहा है 350 रुपये। और हानि जो है, जो लाभ हानि खाते से हस्तांतरित हुआ है पूंजी खाते में, वो दिया है x का दिया है 3,000 और y का दिया है 2,000। इसके अलावा आहरण पर ब्याज जो निकाल कर दिया हुआ है प्रश्न में वो है 90 रुपये x का और y का है 60 रुपये। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे बनाना है। क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि दो कंडीशन में हमको प्रश्न बनाना है, जब पूंजी स्थायी है और जब पूंजी परिवर्तनशील है। तो स्थायी पूंजी के केस में दो अकाउंट बनेगा जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। एक बनेगा साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा बनेगा साझेदार का चालू खाता। इसके लिए सबसे पहले हम गणना करेंगे जो अतिरिक्त पूंजी की जानी है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x और y, क्योंकि अतिरिक्त पूंजी भी आ रही है और उनके पूंजी का शेष भी है। तो कॉलम बना के करेंगे जिससे ईजीली हमको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले होगी पूंजी पर ब्याज की गणना। x और y, पूंजी जो x की है 75,000, 75,000 का 6% हम निकाल लेंगे तो 75,000 गुणित 6/100, तो ये आपका हो जाएगा 4,500 जो हम x के कॉलम में डाल देंगे। अब वैसे ही y की जो पूंजी है कितनी है 50,000, तो 50,000 गुणित 6/100। अब इसको जब हम गुणा भाग करेंगे तो 3,000 आएगा जो हम y के कॉलम में डालेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे, उसमें दिया है अतिरिक्त पूंजी जो 1 जुलाई को ला रहे हैं, मतलब 6 महीने की। फिर से गणना होगी पूंजी पर ब्याज की। तो x की अतिरिक्त पूंजी कितनी है 15,000, 15,000 गुणित 6/100 गुणित 6/12, मतलब 6 महीने का निकालेंगे हम। जब हम इसको गुणा भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 450। फिर उसके बाद y कितना ला रहा है अतिरिक्त पूंजी 10,000, तो 10,000 गुणित 6/100 गुणित 6/12। जब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब x की जो पूंजी की गणना आ जाएगी 4,950 और y की पूंजी की जो गणना है वो आ जाएगी 3,300। तो इस प्रश्न में खाली यही एक कैलकुलेशन है, बाकी पूरा उसमें बनाकर दिया गया है। जब पूंजी स्थायी रहेगी, क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब पूंजी स्थिर है तो उस केस में दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा बनेगा साझेदार का चालू खाता। तो इसमें स्थायी पूंजी है, स्थिर है पूंजी, तो उस केस में अपन दो अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे साझेदार का पूंजी खाता। कंडीशन कौन सी है, जब पूंजी स्थायी हो उस केस में बनेगा साझेदार का पूंजी खाता। तो इसमें फॉर्मेट बनाएंगे अपन, विवरण दिनांक विवरण x y, फिर दिनांक विवरण x y। एक साइड होगा विकलन का और दूसरा होगा समाकलन का। सबसे पहले उसमें लिखेंगे अपन 2010 को जो 1 जनवरी को जो उनका शेष था वो लिखेंगे अपन, शेष लाया गया x में होगा 75,000 और y में होगा 50,000। अब उसके बाद अतिरिक्त पूंजी लेके आ रहे हैं जो 1 जुलाई को ला रहे हैं, तो 1 जुलाई उसी के नीचे अपन लिखेंगे 1 जुलाई 2010 बैंक खाते से, क्योंकि अतिरिक्त पूंजी जो भी लाएंगे वो बैंक के माध्यम से आता है, तो बैंक खाते से लिखेंगे। उसमें बैंक खाते से लिखेंगे और उसमें लिखेंगे 15,000 जो x लेके आया है और 10,000 जो y लेके आया। अब यहाँ पर इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000 और जब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। तो ये पूरा की पूरा शेष में चला जाएगा। 31 दिसंबर 2010 को पूरा की पूरा शेष में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष निकाला गया जो होगा 90,000 और 60,000। तो ये हो जाएगा साझेदार का पूंजी खाता। अब उसके बाद दूसरा बनेगा साझेदार का चालू खाता, जिसमें जितने भी लेन देन हुए हैं सारे की सारे जो है पूंजी के अलावा जो भी लेन देन हुए हैं वो इसमें लिखा जाएगा। तो साझेदार का पूंजी खाता कैसे बनेंगे, सेम वैसे ही फॉर्मेट बनेगा, दिनांक विवरण XY और दिनांक विवरण सेम वैसे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे पूंजी पर ब्याज जो हमने निकाला था 31 दिसंबर 2010 को, जो हमने निकाला था पूंजी पर ब्याज वो लिखा जाएगा। कितना निकाला था 4,950 जो x का था और 3,300 जो y का था। तो पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा 4,950 और y का हो जाएगा 3,300। उसके बाद
यहाँ पर आ जाएगा वेतन, जो वेतन सिर्फ x को मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया था, तो वेतन खाते को कितना मिल रहा है, x को 1000 मिल रहा है, तो हम x के खाते में डाल देंगे 1000। अब उसके बाद जो दिया है कमीशन, जो कमीशन दोनों को मिल रहा है, कमीशन खाते को, तो उसमें आ जाएगा x का है 500 रुपये और y का है 350 रुपये। तो यहाँ के जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी लेन देन था वो हमने कर लिया। अब हम विकलन में देखते हैं। विकलन में आहरण ला रहा है, आहरण x का है 1500 और y का है 1000 रुपये, तो आहरण खाते को x में डाल देंगे 1500 और y में डाल देंगे 1000। फिर आहरण पर ब्याज भी दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज कितना था उसमें क्वेश्चन में 90 रुपये और 60 रुपये, तो आहरण पर ब्याज x में हो जाएगा 90 रुपये और y में हो जाएगा 60 रुपये। अब उसके बाद हानि, क्वेश्चन में दिया था कि लाभ हानि खाते से हस्तांतरित जो हुआ है वो है हानि, लाभ होता है तो हम समाकलन में डालते हैं, हानि है इसलिए हम इसको विकलन में डालेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर लाभ हानि खाते से, ब्रैकेट में डाल दोगे हानि, तो कितना है, x का है 3000 और y का है 2000। जब हम उसको टोटल करेंगे समाकलन साइड का और विकलन साइड का, तो समाकलन का ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 6450 इधर आ रहा है और इधर आ रहा है 3650। फिर यहाँ इतने मत को टोटल करने के बाद फिर जब इससे माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, शेष, जो आंसर होगा, शेष निकाला गया। तो 31 दिसंबर 2010 को शेष निकाला गया चालू खाते का होगा 1860, मतलब 1860 रुपये x का हो जाएगा और y का होगा 590 रुपये। तो इस प्रकार से अगर पूंजी स्थायी है, स्थिर है, तो इस प्रकार से साझेदार के पूंजी खाते बने जाएंगे। अब हम देखेंगे कि साझेदार के पूंजी खाते अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो उस केस में कैसे बनेगा। तो उसमें अलग से साझेदार का पूंजी खाता नहीं बनेगा, सिर्फ साझेदार के चालू खाते ही बनेगा। साझेदार उसमें अलग से साझेदार का पूंजी खाता और साझेदार का चालू खाता नहीं बनेगा, सिंपल सा एक ही अकाउंट बनेगा, वो होगा साझेदार का पूंजी खाता। तो उसमें फॉर्मेट भी वैसे ही होगा और पूंजी को भी इसी में लिखेंगे और उसके माध्यम के जो भी खर्चे हैं वो भी सारे इसी में लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2010 1 जनवरी को जो शेष लाया गया था पूंजी का, x का है 75,000 और y का है 50,000। अब उसके बाद अतिरिक्त पूंजी लेकर आए हैं 1 जुलाई को, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक खाते को, नीचे अपन ब्रैकेट में डाल देंगे अतिरिक्त पूंजी, ताकि स्पष्ट हो जाए कि अतिरिक्त पूंजी लेकर आए हैं। तो उसमें अतिरिक्त पूंजी कितनी थी, 15,000 x का और y का था 10,000। अब उसके बाद पूंजी पर ब्याज खाता, अब ये सारे जो भी मद हैं वो 31 दिसंबर के होंगे, क्योंकि साल के आखिरी में ही सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो 31 दिसंबर 2010 को आ जाएगा पूंजी पर ब्याज, हमने निकाला था x का निकाला था 4,950 और y का निकाला था 3,300। अब उसके बाद आ जाएगा वेतन खाते को, वेतन किसको मिल रहा था, खाली x को मिल रहा है, वो भी 1,000, तो हम x के कॉलम में डाल देंगे 1,000। उसके बाद कमीशन, कमीशन खाते को, कमीशन x का है 500 और y का है 350। ये सारे इधर के हो गए। अब विकलन साइड में देखते हैं, आहरण खाते को, आहरण उन्होंने किया था, कितना किया था, x ने किया था 1500 और y ने किया था 1000, तो आहरण खाते को कितना हो जाएगा, x का 1500 और y का 1000। अब उसके बाद आहरण पर ब्याज जो क्वेश्चन में दिया है 90 और 60, तो x का हो जाएगा 90 और y का हो जाएगा 60। हानि दिया हुआ था तो लाभ हानि खाते से, और उसमें अपन डाल देंगे नीचे ब्रैकेट में हानि डाल देंगे, तो हानि कितना था 3000 x का था और y का था 2000। जब हम ये सारा जोड़ेंगे और इधर का जो सारा जोड़ेंगे विकलन का और समाकलन का, तो समाकलन साइड में ज़्यादा आएगा और जो ज़्यादा आता है उसको ही अपन योग में लिखते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर पूरा जोड़ने के बाद 96,450 x के में आएगा और y में आएगा 63,650। इसको जब इससे घटाएंगे तो शेष निकलेगा, तो 31 दिसंबर 2010 में हम शेष डाल देंगे, शेष निकाला गया जो होगा 91,860 और ये हो जाएगा 60,590। तो ये आंसर है।